नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। मदन महल की पहाड़ी पर आकाश तत्व पर आधारित योग क्रिया का हुआ अभ्यास। नीले कपड़े और गुब्बारों से बनाई गई 21 जून की आकृति। शहर के अलग अलग स्थानों और शिक्षण संस्थाओं में भी योग क्रियाओं का प्रशिक्षण जारी। आषाढ़ी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी। मां नर्मदा तट गौरी घाट में श्रद्धालुओं का लगा तांता। श्रद्धालुओं ने पितरों के निमित्त पिंडदान और जल तर्पण किया। और छतरपुर से जबलपुर आई बीमार हथनी, चंचल की इलाज के दौरान हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद हथनी के शव को दफनाया गया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने हथनी के शव पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले में योग अभ्यास के कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहे हैं। इसी कड़ी में मदन महल की पहाड़ी पर योग क्रियाओं का अभ्यास किया गया। इस अवसर पर नीले कपड़ों और गुब्बारों से 21 जून की आकृति बनाई गई। वहीं शहर के अलग अलग स्थानों और शिक्षण संस्थाओं में भी योग क्रियाओं का अभ्यास किया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर के योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अलग अलग स्थानों पर योग प्रशिक्षण के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में मदन महल की पहाड़ी पर जबलपुर स्मार्ट सिटी के सहयोग से योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में आकाश तत्व पर आधारित योग क्रियाओं का अभ्यास किया गया। यहाँ 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। इस दौरान नीले रंग के कपड़े और गुब्बारों से 21 जून की आकृति भी बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व वातावरण निर्माण की गतिविधियों के तहत शहर के अलग अलग स्थानों पर योग क्रियाओं का अभ्यास किया जा रहा है। इधर शिक्षण संस्थानों से लेकर नर्मदा के तटों तक योग अभ्यास का क्रम जारी है। योग शिक्षकों की उपस्थिति और मार्गदर्शन में लोगों को योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। शहर के शिक्षण संस्थानों में प्रतिदिन योग अभ्यास कक्षा लगाई जा रही है, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं को योग के विभिन्न आसनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योग कक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी भी राष्ट्रीय स्तर के योग कार्यक्रम में शामिल होने उत्सुक नजर आ रहे हैं। योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। योग सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाकर देश को बहुत अच्छा तोहफा दिया है। इस बहाने कम से कम बच्चे और देशवासी इसकी तैयारी करते हैं और योग के प्रति अपना जुड़ाव करते हैं। स्वास्थ्य के लिए हमारे अच्छा होता है योग। इस 21 जून को हम लोग को योग करना है, इसलिए हम लोग यहाँ आके योग की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमें बहुत सारे योगासन बताए गए हैं। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। 21 जून को योग दिवस है और यहाँ पे बनाया जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस हो रही है। और यहाँ पे भद्रासन सीखा है, ताड़ासन सीखा है और बहुत सारे आसन हैं। योगा हम लोग को मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ हमने बहुत सारे आसन सीखे हैं। 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। ताड़ासन, भद्रासन, वज्रासन। जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग कार्यक्रम के पहले वातावरण निर्माण की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसके माध्यम से योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। रविवार को आषाढ़ी अमावस्या का पर्व मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर स्नान और दान करने के लिए पहुंचे। सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। रविवार को आषाढ़ी अमावस्या का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान करने के बाद पूजन अर्चन और दान कर धर्म लाभ अर्जित किया। आषाढ़ी अमावस्या है और इसका बड़ा महत्व है। स्नान करने से नर्मदा जी माँ सब पाप हरती है और सबको आशीर्वाद दुआएं मिलती हैं। हम माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ नर्मदा सबकी मनोकामनाएं पूरी करे।
आज हम अमावस्या के दिन स्नान और ध्यान करने आए हुए हैं। मुरादे नर्मदा जी से यही है कि सभी को सुखी रहें, संपन्न रहें, बस यही है। आज आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है। आज के दिन लोग पवित्र तीर्थों में, नदियों में स्नान करते हुए अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हुए श्राद्ध पूजन करते हैं, जिससे आज का इस अमावस्या का तीर्थों में जैसे अपने गौरी घाट जबलपुर नर्मदा नदी में स्नान के साथ साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। आज नर्मदा जी में श्राद्ध अमावस्या है। इसी क्रम में आज हम सब परिवार माँ नर्मदा जी के स्नान और ध्यान पूर्ण करने माँ नर्मदा जी के गौरी घाट तट पर आए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद भगवान शिव को अर्घ्य देकर नदी किनारे ही पितरों का पिंडदान या तर्पण किया जाता है, जिससे मनुष्य को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पनागर में बागेश्वर धाम कथा के दौरान छतरपुर से जबलपुर लाई गई बीमार हथिनी चंचल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वेटनरी डॉक्टरों की निगरानी में सतपुला बाजार के पास खुले मैदान में 1 माह से हथिनी चंचल का इलाज किया जा रहा था। हथिनी चंचल को यूरिन में ब्लड आने की शिकायत थी। हथिनी की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद वेटनरी चिकित्सकों की टीम और वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया था। वेटनरी डॉक्टरों की टीम ने हथिनी के शव का पोस्टमार्टम किया। छतरपुर से जबलपुर आई बीमार हथिनी चंचल ने रविवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सतपुला बाजार के पास शीशा लाइन में खुले मैदान में बीमार हथिनी चंचल का बीते 1 माह से वेटनरी डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा था। चंचल को यूरिन में ब्लड आने की शिकायत थी, जिसके बाद महावत गोविंद गौरी वाइल्ड लाइफ सेंटर के डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज करवा रहे थे। बताया जाता है कि चंचल को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से तो निजात मिल गई थी, लेकिन लूज मोशन की वजह से वह कमजोर हो रही थी। उसे जरूरी दवाएं दी जा रही थी। महावत गोविंद गौरी ने बताया कि चंचल को बागेश्वर धाम कथा के दौरान छतरपुर से जबलपुर में कथा के बाद कुंडम ले जाते वक्त चंचल को यूरिन में ब्लड आने लगा था। तभी से वेटनरी डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी था। 26 तारीख को हमने पनागर से चल दिए तो जबलपुर आए और जबलपुर से फिर यहाँ घूमते रहे 10-15 दिन। इसके बाद में फिर यहाँ गए, क्या बोलते हैं, कुंडम साइड गए तो हाथी के पेशाब से ब्लड गिरने लगा। तो फिर हम आगे नहीं गए, वहाँ से घाट पड़ता है अमझरा की घाट ही से, फिर पीछे लौट आए। तो वेटनरी के लिए हमने फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब बोले कि यहीं लाओ जबलपुर तो इलाज हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर जबलपुर आया, फिर फ़ोन किया तो बोले वेटनरी आ जाओ। तो वहाँ पर हाथी के कागज़ जमा किए, रिपोर्ट लगाई, तब इनका इलाज चला। 1 महीने से कुछ आराम ही नहीं मिल रहा था। कब खत्म हुई? ये आज ही कितने बजे? 1 बजे रात को। हथिनी चंचल की मृत्यु की खबर मिलने के बाद वन विभाग, वेटनरी चिकित्सकों और नगर निगम के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई थी। वेटनरी चिकित्सकों की टीम ने मृत स्थल पर ही हथिनी चंचल के शव का पोस्टमार्टम किया। वहीं हथिनी चंचल के शव का अंतिम संस्कार भी मौके पर किया गया। हमें बताया कि हथिनी के पेशाब से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है। जब हमने उनको डिटेल में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैडम 6 महीने पहले से पेशाब के साथ में थोड़ा पस आता था, फिर पस कम हुआ, फिर खून आने लगा। तो हमने जिस दिन उन्होंने बताया उसी दिन से हमारा ट्रीटमेंट चालू हुआ और तुरंत ही जो एलिफेंट के एक्सपर्ट्स थे उनको हमने बताया। इसमें हमारी NGOs ने भी बहुत मदद करी, कुछ दवाइयाँ लाने में, कुछ करने में। और पहले दिन से हमने जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो 26 तारीख आते आते तक यूरिन बिल्कुल क्लियर आने लगा था और 2-3 तारीख को हमें लगा कि एनिमल बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हमने सूचना दी, तो जो भी हमें लग रहा था सुविधाएं जो सारी हमें मिल रही थी, दवाइयाँ हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। पर बीच में ऐसा हुआ कि जो किडनी फंक्शन टेस्ट हम जो कहते हैं, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन, वो काफ़ी बढ़ा हुआ आया। फिर हमने चर्चा, फिर कॉलेज लेवल कमेटी में भी हमने कमेटी बनाई थी, एक मेडिसिन डिपार्टमेंट से, सर्जरी डिपार्टमेंट से, हमारे डीन साहब, पूरे कॉलेज से हम लोगों ने सब इन्वॉल्व किया। तो पूरी कमेटी ने जब इसका सुबह शाम हम लोग मुआयना कर रहे थे तो बीच में बिल्कुल ठीक हो गई थी। परसों के दिन इसका अचानक से ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ा हुआ था। कल भी हमें लगा कि एनिमल जो खा नहीं रहा था खाने लगा, यूरिन क्लियर आ रहा है बाकायदा, जैसा हमें एक्सपर्ट सलाह दे रहे थे। हमने बीच में प्रयत्न भी किया, डॉक्टर के शर्मा को मैं बुलाऊँ यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं सारा देख रही हूँ और आप बेहतर कर रही हैं और उनकी सलाह से मैं कर रही हूँ। और अचानक ही कल रात को मुझे महावत ने बताया 1:30 बजे करीब रात को इसकी मृत्यु। कितनी उम्र थी? दरअसल ये हथिनी जो है इनका उपचार 14 मई से चल रहा था लगातार,
किंतु उपचार के दौरान ही कल रात करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई हमको कि इनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ से आई थी ये उत्तर प्रदेश फतेहपुर से आई थी और 14 मई को हमको पहली सूचना मिली कि बीमार है। वेटनरी की टीम लगातार और वन विभाग की टीम लगातार इसका उपचार कर रहे थे, किंतु उपचार के उपरांत भी मृत्यु हो गई। ये चंचल नाम की हथनी है, लगभग 50 वर्ष इसकी उम्र है और ये विगत 1 महीने से बीमार चल रही थी, जिसका वेटनरी के द्वारा निरंतर यहाँ सतुल्ला के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पे उसको रख के इलाज चल रहा था और कल अचानक 12:30 से 1 के बीच में इसका निधन हो गया है, जिसका अंतिम संस्कार यहीं इसी जगह पे किया जाएगा। और जहाँ पे वन विभाग की टीम अपना GCF की सिक्योरिटी और मैं सर्पेमा वन्य प्राणी विशेषज्ञ हम लोग यहाँ पे हैं। वहीं हाथिनी की मृत्यु की जानकारी लगने के बाद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने मृतक हाथिनी के चरणों में माल्यार्पण किया और हाथिनी चंचल की मौत को दुखद घटना बताया। लगातार डॉक्टर्स ने लगभग 1.5 से 2 महीने इलाज किया, परंतु किसी प्रकार का कोई आराम नहीं लग पाया और अंततः आज उसकी मृत्यु हो गई। हम सब दुखी हैं क्योंकि मेरे जीवन का तो पहला ऐसा मौका है कि जब मैं अपने सामने किसी हाथी प्रजाति के हथनी का अंतिम ये सब देख रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर नगर निगम से सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की। अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। गड्ढे वगैरह खोद दिए, दफनाने की परंपरा है, तो उसको आज यहाँ पर सम्मान के साथ पूजन करके उनको यहाँ पर दफनाया जा रहा है। पोस्टमार्टम उसके पहले कराया जा रहा है क्योंकि हाथी का अगर डेथ होती है तो ज़रूरी है कि हम लोगों को पोस्टमार्टम से पता चलना चाहिए कि कारण क्या था। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे तो खुद ईश्वर के स्वरूप हैं, इनकी आत्मा को शांति मिले। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भी आ गए मिश्रा जी, और नगर निगम से 2-3 JCB बुलवाई जा रही है उसको खुदवा के, क्योंकि GCF का एरिया है तो GCF प्रशासन से बात करके उसका यहीं GCF जहाँ पे वो ख़त्म हुआ वहीं उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जो भी व्यवस्था हो सकती है और व्यक्तिगत भी जो भी होगी वो हम लोग करेंगे, क्योंकि माननीय महापौर जी का ही फ़ोन भी आया कि जाके देखो उसको क्या है, तो हम आए हैं और नगर निगम के अधिकारी भी आ गए हैं। जो व्यवस्था होगी उसके लिए हम लोग करेंगे। हथिनी चंचल को महावत गोविंद गौरी के पिता रघुवर ने सन 1972 में बिहार से 5,000 रुपए में खरीदा था। तब उसकी उम्र 1 या 2 वर्ष की थी। इस हिसाब से उसकी उम्र अब 51 वर्ष की थी। हाथिनी की मौत की खबर लगते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए थे। सीलिंग पीड़ित किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसानों का आरोप है कि प्रदेश के ऊर्जा सचिव के निर्देशों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। ऐसे में किसानों को खेती कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के ऊर्जा सचिव संजय दुबे के निर्देशों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को पर्याप्त बिजली मुहैया नहीं कराई जा रही है। किसान बार बार ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और महज 2 या 3 घंटे की बिजली सप्लाई से खेती कार्य प्रभावित हो रहा है। इस समस्या पर चर्चा करने के लिए सीलिंग पीड़ित किसानों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें किसानों ने अधिकारियों की लापरवाही पर रोष जाहिर किया। किसानों ने मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर 10 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और मॉनिटरिंग कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर ऊर्जा विभाग सख्त कार्रवाई करे। हम लोगों ने ऊर्जा सचिव संजय दुबे जी को भी एक लेटर लिख के उनको सूचित किया है कि यहाँ पे जो बिजली 10 घंटे मिलना चाहिए थी वो 10 घंटे ना मिलके वो 2-3 घंटे रहती है, बार बार ट्रिपिंग होती है, उस पर निगरानी नहीं रखी जा रही। ऊपर आदेश हुए हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है और समय पे बिजली न मिलने से किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है। वैसे भी किसान बहुत चिंतित हैं और मौसम के हिसाब से पानी ना मिलने से फसल सूख जाती है और भी नुकसान होते हैं। इसके कारण से हम लोगों से ये मीटिंग करी है कि किसानों को समय पे बिजली मिली जाए और कम से कम 10 घंटा की बिजली उनको बिना रुके बिजली मिलना चाहिए। और ये नियम ऊपर से हो भी गया है, लेकिन निर्देश होने के बाद भी सरकार 15 दिन हो चुके हैं, आज भी पूरी बिजली नहीं दे पा रही किसानों को।
किसानों का कहना है कि अगर ऊर्जा विभाग किसानों की समस्या को हल नहीं करता है तो विभिन्न किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में एक बिल्डर के ऑफिस में संदिग्ध हालातों में गोली लगने से घायल हुई युवती वेदिका ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है। 12 सेकंड के इस वीडियो में घायल वेदिका साफ कहते हुए दिख रही है कि मुझे प्रियांश विश्वकर्मा ने गोली मारी थी, लेकिन ये घटना क्यों हुई वेदिका ये नहीं बता पाई। वेदिका के बयान का ये वीडियो अस्पताल में बनाया गया है, जहां वेदिका ने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। और उसी ने मारी ना गोली तुझे? संजीवनी नगर थाना क्षेत्र धनवंतरी नगर के पास संदिग्ध हालातों में गोली लगने से घायल हुई युवती वेदिका ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती वेदिका इस वीडियो में प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा उसे गोली मारने की बात स्वीकार कर रही है, लेकिन प्रियांश ने उसे गोली क्यों मारी इसका जवाब वेदिका को नहीं पता। 12 सेकंड के इस वीडियो में वेदिका ने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। और उसी ने मारी ना गोली तुझे? इधर इस घटना के बाद से प्रियांश विश्वकर्मा फरार है। पुलिस ने वेदिका के बयान तो दर्ज किए हैं, लेकिन पुलिस वेदिका के बयानों का खुलासा नहीं कर रही है। फिलहाल प्रियांश की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। इधर दूसरी तरफ भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने प्रियांश के भाजपा नेता होने और पार्टी का सदस्य होने से इनकार किया है। जबलपुर में नकली पुलिसकर्मी बनकर होटल में रेड मारने और होटल मैनेजर सहित एक युवक को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की मांग करने वाले 3 आरोपियों को माणोताल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में 3 आरोपी अब भी फरार हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने इनाम की घोषणा की है। जबलपुर में नकली पुलिसकर्मी बनकर होटल में रेड मारने और होटल मैनेजर सहित एक युवक को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए की डिमांड करने वाले गैंग के 3 सदस्यों आर्यन, शुभ और अनिकेत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस मामले में 3 आरोपी संदीप दाहिया, प्रेम वंशकार और सम्मान फरार है। इनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने इनाम घोषित कर दिया है, जिसके बाद पुलिस इनकी संपत्ति का ब्यौरा भी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस वारदात का मास्टरमाइंड संदीप दाहिया है। संदीप की पत्नी जीसीएफ फैक्ट्री में पदस्थ है। आरोपियों की मुलाकात बाल सुधार गृह में हुई थी और इन्होंने जल्द अमीर बनने के लिए पैसे कमाने का शॉर्टकट रास्ता अपनाया था। लोग हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए आए, जिसमें हमने 384, 386 और 419 और अन्य धाराओं पे केस रजिस्टर किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया, उनके द्वारा प्रॉपर टीम बनाई गई। फिर हम लोगों के द्वारा स्ट्रेटजी के तहत जिससे जो पैसे मांग रहे थे, बार बार कॉल आ रहा था उसके मोबाइल पे, हम लोगों के सामने भी कॉल आ रहा था, तो हमने कहा कि ठीक है उससे पैसे बुलवा लो। तो ये फिक्स हुआ कि आप रेनाल्ड शोरूम के पास आएँ, आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे। और अपनी स्ट्रेटजी के तहत वहाँ पे वो आते हैं और उनको प्रॉपर कैप्चर कर लिया जाता है। तो इसमें 2 लड़के तत्समय कैप्चर होते हैं, एक आर्यन राव और अनिकेत के भट्ट, जो 18 और 19 साल के थे। जब इनको पकड़ा जाता है, क्लियर किया जाता है, तो इनके खिलाफ और भी कई अपराध होते हैं और जो कि अपचारी स्थिति में होते हैं और ये किशोर न्यायालय में इनकी दोस्ती होती है। इसी दौरान पता चलता है कि जो 4 लड़के गए थे उसमें एक संदीप दाहिया, एक प्रेम वंशकार और सम्मान रेखपाल, शुभ के भट्ट, ये 4 लड़के थे। संदीप जो था इसमें मेन मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। इसकी वाइफ है जो जीसीएफ में नौकरी करती है। फिर रात्रि में इन लोगों को तलाश किया जाता है, शुभ के भट्ट मिल जाता है, वे बाकी 3 नहीं मिले हैं, जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनाम की उद्घोषणा की गई है और हम इनकी संपत्ति की जानकारी वगैरह ले रहे हैं और इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में शिकायत आने के बाद योजनाबद्ध तरीके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब फरार आरोपियों की तेजी से तलाश की जा रही है। करमेता लमती मार्ग पर खोली गई शराब दुकान का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। महिलाओं ने शराब दुकान के समीप धरना दिया और सुंदरकांड का पाठ करने के बाद प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने से महिलाओं और बच्चों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
करमेता लमती मार्ग के सामने खोली गई शराब दुकान का विरोध शुरू हो गया है। क्षेत्र की महिलाएं शराब दुकान को हटाए जाने की मांग कर रही हैं। शराब दुकान के विरोध में क्षेत्र की महिलाओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि शराब दुकान खोले जाने के बाद क्षेत्र की महिलाएं और बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शराब की शौकीन सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम शराब पी रहे हैं, जिससे बच्चे और महिलाओं का सड़क से निकलना दूभर हो गया है। शराब दुकान की कहीं और जाए भाई, देखो जहाँ खोलना है जहाँ, मगर यहाँ से ना रहा। ये बस मेन चौक अड्डे पे खुली, हम लोग का जो लमती में जाने वाला मार्ग है उसी मार्ग पे है ये। हाँ, सुंदरकांड करके हाँ थोड़ा सा प्रदर्शन किए कि प्रदर्शन करें भाई, अगर हम लोग को सुन ले तो और अच्छा है सब, है ना, और सुनना ही चाहिए। ये सबके हित के लिए बोल रहे हैं। हम चाहते हैं ये करमेता क्षेत्र में 15 साल बाद रोड बनी है, हम तो चल भी नहीं पाए यहाँ पे, और ये हो गया। आप देख रहे हो शराब की दुकान कितनी गलत जगह खुल गई है कि हम चल भी नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं ये दुकान जहाँ भी शिफ्ट हो जाए, जिसमें हम यहाँ पे चल सकें। इसी के विरोध में हमने शांतिपूर्वक पाठ कराया हनुमान जी महाराज का, और हनुमान जी की कृपा से ये दुकान जल्दी शिफ्ट हो जाए। बिना उसके परमिशन के, किसी से कोई परमिशन नहीं ली गई और यहाँ पे अनऑथराइज खोल के रखी है, और इसके कारण यहाँ पे दारू लेते हैं लोग और पूरी रोड पर पीते हुए निकलते हैं। यहीं पे बैठ के आगे जाके खाली सुनसान पड़ता है, वहाँ बैठ जाते हैं। आकाशवाणी की जो ये दीवार बनी हुई है उसको तोड़ के और उसके अंदर जाके दारू पीते हैं और यहाँ पे न्यूसेंस करते हैं। ये सब महिलाएं जो हैं यहाँ से निकलने वाली, यहाँ पे कोई पुट्ठा फैक्ट्री में काम करती हैं, कोई अपनी आजीविका किसी भी तरह से चला रही हैं, और रोज का श्रमिक हैं ये महिलाएं। ये यहाँ से रोज़ निकलना, इनका रोजंदारी से काम करने वाली, और इनको इतनी ज़्यादा परेशानी होती है। वो पीने के बाद में डराते हैं, धमकाते हैं, खाली बोतलें जो हैं वो फेंकते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। यहाँ से कोचिंग वाले बच्चे निकलते हैं, यहाँ से स्कूल वाले बच्चे निकलते हैं। महिलाओं ने शासन प्रशासन से जल्द दुकान को बंद कराने या फिर कहीं और स्थानांतरित करने की मांग की है। गढ़ापुरवा से धनवंतरी नगर की ओर जाने वाली सड़क बदहाल है। सड़क पर हुए बड़े बड़े गड्ढे और गिट्टियों के कारण यहां रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदहाल सड़क के निर्माण की ओर ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही शासन प्रशासन। ऐसे में जनता परेशान है। गढ़ापुरवा से धनवंतरी नगर को जाने वाली सड़क बदहाल हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और गिट्टियों के कारण राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क इस कदर जर्जर हो गई है कि राहगीरों और स्थानीय लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क का निर्माण कई वर्षों से नहीं हुआ। ऐसे में गड्ढों में तब्दील हुई सड़क जनता के लिए परेशानी का कारण बन गई है। यहाँ पे गढ़ा बाजार वाली रोड है, ये कई सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है। यहाँ आए दिन गड्ढे हो जाते हैं, नगर निगम में गिट्टी वगैरह डाल के भर के चले जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ की जवाबदारी नहीं लेता है, ना ही ये गड्ढों को भरा जाता है, ना ही यहाँ सड़क का काम चल रहा है। 2-4 महीने पहले रोड बनी थी, उसको 2 महीने बाद फिर खोद दिया गया। तब से रोड ऐसी ही पड़ी हुई है, ना ही कोई से गड्ढे हो गए थे। गड्ढे होने के कारण यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हुए, तब कहीं जाके यहाँ गिट्टी भरी गई। इस रोड को कोई बनाने ही नहीं चाह रहा है। यहाँ से लेके पूरी रोड खराब है, आगे भी खोद गिट्टी पूरी निकल रही है, उसके साथ साथ यहाँ जगह जगह पानी भर जाता है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क बदहाली छिपी नहीं है, लेकिन सड़क के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण को लेकर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। शिवाजी मैदान में बालक बालिकाओं के लिए आयोजित ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहानी बतौर अतिथि समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने फुटबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं का उत्साह बढ़ाया और इस शिविर के आयोजकों की भी प्रशंसा की। शिवाजी मैदान सदर में बालक बालिकाओं के लिए 1 जून से आयोजित किए गए फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहानी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कोचों के बीच पहुंचे। उन्होंने प्रतिभागी बच्चों को बतौर पुरस्कार फुटबॉल प्रदान की और बच्चों का उत्साह भी बढ़ाया। इस अवसर पर कैंट विधायक ने इस प्रशिक्षण शिविर के लिए आयोजकों की प्रशंसा की। शिवाजी ग्राउंड में आज ग्रीष्मकालीन फुटबॉल बालक बालिकाओं के ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन समारोह में बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को मनाया। निश्चित रूप से यह जो ग्रीष्मकालीन शिविर लगाया गया, इसमें बच्चों को जो सिखाया गया फुटबॉल के लिए जो गुण सिखाए गए, इन ग्रीष्मकालीन शिविर से ये बच्चे आने वाले समय में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ेंगे, एक शहर का नाम रोशन करेंगे
और निश्चित रूप से बच्चों को अगर इस तरीके से कोच द्वारा गुण सिखाए जाते हैं, बचपन से ही अगर उन पर ये ध्यान दिया जाता है, तो ये बच्चे आने वाले समय में पूरे शहर का नाम रोशन करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। मैं बहुत बहुत आयोजकों को बधाई देता हूँ। इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुशल मार्गदर्शकों और कोचों से उन्होंने फुटबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।